हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हिंदी में अर्थ होता है संघवाद। पिछले के चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। आपको एक छोटा सा रिकॉल करेंगे, याद दिलाएंगे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो जिन तरीक़ों से किया गया है उनके नाम भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला था जिसमें हमने बात की थी कि हॉरिजेंटल पावर ऑफ शेयरिंग। हॉरिजेंटल पावर ऑफ शेयरिंग का मतलब हो गया कि पावर को इस तरह से बांटना कि कोई भी इकाई उसमें छोटी या बड़ी ना हो। जैसा कभी कभी ये सुनने में आता है कि संसद यानी पार्लियामेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जिसको आप लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। दूसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि ऑब्जर्वेशन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बना है उस तरह से रूलिंग हो रही है कि नहीं। तो ये देखने का काम जुडिशरी का है। साथ में एग्जीक्यूटिव जो प्रशासक होता है यानी प्रशासन होता है, तो वो उसका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सिक्यूट करना, पालन करना। इस तरह का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल पावर डिवीज़न ऑफ शेयरिंग। दूसरी जो बात आज की डेट में हमें करना है वो है फेडरलिज्म, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब आप छोटे अक्षरों में सामान्यतः समझ लें। तो प्यारे बच्चों, अब आपको अगर समझना है तो अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या है, ये जानने से पहले हम आपको इस मैप पे दिखा दें कि अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े देश में अगर आप देखें रसिया, ये एक अगर आप देखें कि रसिया जो गवर्नमेंट है, रसिया का जो देश है वो, या ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका के देश हैं, साथ में नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे देश हैं जिनमें मैक्सिमम कंट्रीज़ ऐसे हैं। अगर आप समझेंगे तो दुनिया के 192 देशों में से 25 में संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। शासन व्यवस्था कम देशों में है, लेकिन बहुत बड़े पॉपुलेशन में फेडरलिज्म, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूलिंग करती है। तो अब आप करते हुए हम बताएं, हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि पिछले में बेल्जियम और श्रीलंका के जो एग्जाम्पल आपको सुनने और देखने को मिला था कि बेल्जियम ने किस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसकी वजह से बेल्जियम एक दैट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड ऑफ फेडरलिज्म, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग, जो कि लोकतंत्र की एक अच्छी पहचान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पावर में आने का मौका मिले। ये उसकी एक बुनियादी चीज़ है। उसी के तहत इस फेडरलिज्म में जो बेल्जियम है एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने अपना मुख्यालय बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में बनाया था। तो और साथ में एक श्रीलंका का भी एग्जाम्पल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने सिंगली और तमिल में डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उनका जो एथनिक डिवीज़न है यानी जातीय वर्ग विभेद है, उसमें उन्होंने क्या किया था कि सिंगलियों ने पावर इस तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था कि तमिल को कम से कम अधिकार मिल जा सके, जिसकी वजह से श्रीलंका में एक गृह युद्ध देखने को मिला था। और अभी हम बात करेंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखेंगे कि बेल्जियम ने पावर को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें सेंट्रल टाइप, बेल्जियम में आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, और इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और दूसरा राज्यों के लिए, जो कि आपके देश भारत में भी ऐसा ही है। तो आइए ज़रा आगे बात करते हैं कि फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में बात करते हुए, देर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
तो केंद्र सरकार में भी शक्तियाँ होती हैं, फिर राज्य सरकारों में भी होती हैं। और ये इन लोगों ने इस तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था भारत में भी, तो इस तरह से उन्होंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। इसलिए उन लोगों ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया था। डिफरेंट टायर्स ऑफ अ गवर्नमेंट, द सेम सिटीजन। आप ये भी देखेंगे कि एक ही नागरिक है जिस पे केंद्र की भी रूलिंग होती है, राज्य की भी रूलिंग होती है। आप ये भी देखेंगे कि स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि जैसे कि केंद्र सरकार की शक्ति ये है कि वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए उसकी एक मिलिट्री होती है। स्टेट लेवल पे हर राज्यों में एक पुलिस व्यवस्था होती है। फिर अगर आप देखेंगे कि टैक्सेशन यानी टैक्स की व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि कौन कौन से टैक्स इम्पोज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसी तरीके से फिर अगर आप बात करेंगे the jurisdiction of the respective level of a tiers the government or specified the constitution so that the existence and authority each tier of a government is constitutionally guaranteed। ये भी तय करता है कि भाई राज्य सरकार जिन चीज़ों जिन शक्तियों के लिए स्वतंत्र है उसमें केंद्र सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और चौथा है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरल चेंज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार परिवर्तन करना चाहता है संविधान में, तो संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसमें अगर केंद्र सरकार अकेले चाहे तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य है। जिसमें कई बार चीज़ें आती हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह होती हैं, जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों को, जो संविधान के द्वारा के माध्यम से प्राप्त है। फिर उसके बाद आता है जो पाँचवीं कोर्ट्स हैव टू पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट। और इसको कोर्ट को ये अधिकार है कि जो इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि केंद्र की क्या अगर केंद्र और राज्यों के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको वेल डिफाइन करता है, ये पावर है कोर्ट के पास। और छठे पॉइंट की बात करें कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो जैसे मैंने बात किया था टैक्सेशन के बारे में कि केंद्र के क्या है, अगर आप देखेंगे कि जिस भी इनकम जो भी लोगों को इनकम होता है उस पर टैक्स इम्पोज करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टैक्स हैं जो लोकल लेवल पे लगता है उसको इम्पोज करने की, जिसको स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस कहते हैं, ये इसकी शक्ति जो है स्टेट गवर्नमेंट को है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं। और सातवां पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट, द फेडरल सिस्टम दस हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। और ये फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ही है कि अगर उनके अंदर जातीय विभिन्नता हो, सांस्कृतिक विभिन्नता हो, हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अलग संप्रदाय को, कुछ लोग अलग वर्ग को इस तरीके से अलग अलग मान्यता रखने वाले होते हैं, लेकिन ये फेडरलिज्म ये पावर का जो शेयरिंग का एक तरीका है जिसको आप वर्टिकल टाइप ऑफ डिवीज़न पावर शेयरिंग कहते हैं। ये सबको एक साथ जोड़ के रखने का एक अनूठा प्रयास है इस तरह के शासन व्यवस्था में, जिसमें आपसे बात की थी कि किन किन देशों में है। करीब 25 देशों में और 40% विश्व की आबादी में ये फेडरल गवर्नमेंट का रूलिंग होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है। और अगर आप से आगे बात करते हुए यह समझाने की कोशिश करें कि मतलब किस तरीके के कितने टाइप ऑफ फेडरलिज्म होता है, टाइप ऑफ फेडरलिज्म जिसको आप कह सकते हैं, तो एक होता है टाइप ऑफ फेडरलिज्म में एक होता है जिसको आप कहते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होगा कि कई राज्य एक साथ आते हैं और वो अपनी सॉवरेंटी हैंड ओवर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये तय करते हैं कि हम पे आप रूलिंग करें, और कुछ अधिकारों के को हैंड ओवर करते हुए लेकिन अपनी ऑटोनोमस स्थिति भी बनाए रखते हैं। ऐसे राज्य होते हैं, जैसे अगर आप देखें कि अभी अभी अमेरिका में ऐसा देश है जो 50 ऐसे स्टेट हैं जो आपस में मिलकर
अपनी जो सॉवरेंटी है उन्होंने उनको दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसी वजह से उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसी तरह का कुछ एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। जो जो कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, दो टाइप के फेडरेशन में बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इस तरह के फेडरेशन के एग्जांपल भी हैं जो एक साथ मिलके अपनी पावर को, कुछ पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और अपने स्टेट लेवल पे वो पूरी तरह से बहुत सारी शक्तियों को लेके फ्री रहते हैं। ठीक है। और आप देखिए, एक दूसरी है जो इधर फेडरेशन की बात करेंगे, जो जिसमें इंडिया भी इस तरह के पावर शेयरिंग में आता है। और इसमें अगर आपको हम ये बताते चलें कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो बुनियादी अंतर है, तो उसमें आपको ये समझना है कि इसका एग्जांपल है यूएसए, और होल्डिंग टुगेदर जो है उसका एग्जांपल है भारत, जो एक ऐसा देश है जिसको स्टेट लेवल पे कई राज्यों में बांटा गया है, और उनको उनकी स्वायत्त ऑटोनोमस कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। और साथ में इसमें होता ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक पावरफुल होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, तुलना में कमिंग टुगेदर के फेडरेशन में। इसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, इसमें स्टेट को ज़्यादा पावर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब आपके सवाल ये भी होते हैं कि ऐसे क्या हैं लक्षण, ऐसे क्या हैं, मतलब की फीचर क्या है या कैरेक्टर क्या है जिससे आप ये जान पाएँ कि इंडिया एक फेडरल कंट्री। इस तरह में अगर आप देखें तो भारत का संविधान जब भारत को आज़ादी के बाद एक नियम बनाने की परमिशन देता था, तो उन्होंने जब संविधान बनाया तो इस बात का बखूबी ध्यान रखा कि भारत में कहीं ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक पावरफुल हो जाए और लोगों को अपने अधिकारों की स्वतंत्रता की आज़ादी कम महसूस हो। तो उन्होंने कुछ इस तरह से प्रावधान बनाए थे जिस पे हम चर्चा करेंगे। एक तो ये है कि भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर जैसे लागू होती संविधान ने मौलिक रूप से दो लेवल की बात की थी। मैं टू टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। एक बात की थी उसने कि यूनियन गवर्नमेंट होगी, और दूसरा उसने बात किया था कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी। तो उसमें केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं नगर पालिका लेवल पे जो नगर पालिका और पंचायत लेवल पे शासन व्यवस्था जो जोड़ी गई थी, जिसको भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक होता है जिसको आप कहते हैं यूनियन लिस्ट, यानी हिंदी में कहते हैं संघ सूची। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, जो राज्य सूची जिसको कहते हैं। अब ये जो लिस्ट है, और एक तीसरा है जो कंकरेंट लिस्ट है। इसमें हम ये समझेंगे कि ये देखिए कंकरेंट लिस्ट होता है, जिसको आप हिंदी में समवर्ती सूची भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट की, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अधिकार होता है कि किन क्षेत्रों में वो कानून बना सकती है। तो आपको बता दें कि उसका सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो नेशनल लेवल के जो इश्यूज़ होते हैं उस पे वो खुद डिसाइड करता है। जैसे फॉरेन अफेयर्स, किन देशों के साथ कैसा संबंध हो, ये तय करना यूनियन गवर्नमेंट का काम होता है। बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, और अगर आप देखिए करेंसी, मुद्रा जैसी जो चीज़ें हैं उस पे ये तय करना कि कैसे मतलब मुद्रा किस तरह की चलेगी, या बैंकिंग व्यवस्था कैसी होगी, या हमारे अन्य देशों के साथ रिश्ते कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें तय करना ये यूनियन लिस्ट में आता है, यानी संघ सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसमें
कानून बनाने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन, अकेले कैन मेक अ लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन। ठीक है, इन जो सब्जेक्ट जो ऊपर सब्जेक्ट की बात की गई है इस पे वो बात कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो बात करेंगे कि स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में अगर आप देखें कि क्या क्या ऐसे अधिकार हैं जो राज्यों को प्राप्त हैं, जो संविधान द्वारा मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप देखेंगे कि पुलिस, जो कि स्टेट पुलिस, अगर आप जिस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस होती है। उनके कुछ ट्रेड होते हैं जो स्टेट वाइज, स्टेट का स्टेट से जो कॉमर्स होता है, ट्रेड होता है, उस पर उनको कानून बनाने का अधिकार होगा। एग्रीकल्चर सम और इरिगेशन जैसी चीज़ों पे विषय पे कानून बनाने का अधिकार द स्टेट गवर्नमेंट हैव अ पावर विच गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि सब, जिसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे अधिकार जिसमें केंद्र और राज्यों को साथ साथ कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जिसमें अगर आप देखें कि यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडोप्टेशन, ये कुछ ऐसे हैं, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का, कि बोथ एंड द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ। तो ये दोनों मिलकर अधिकार कानून बना सकते हैं। और कभी कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर दोनों एक ही तरह के कानून पे, एक ही विषय पे अलग अलग कानून बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी है कि उसी का लॉ पास होगा। ठीक है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात, आप अभी ऐसा भी हुआ है कि संविधान निर्माताओं ने वो अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि आने वाले समय में कंप्यूटर जैसी चीज़ें भी व्यवहार में आएंगी। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि अगर जिन विषयों पे जो चीज़ें विषय छूट जाते हैं, फिर जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से जुड़े साइबर क्राइम है, उस पे अगर किसी को कानून बनाना होगा, आज की डेट में जो विषय बन जाते हैं जिसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये ज़रूर एक्सप्लेन किया गया है कि जो चीज़ें छूट गई हैं उन विषय पे कानून बनाने का अधिकार अगर होगा तो वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे कि तो भारत में जो फेडरलिज्म है वो कानून बनाने के अधिकार को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। एक जो हमने बात की थी यूनियन लिस्ट, जो एक ऐसे विषय डिसाइड किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार बनाएगी कानून, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें केंद्र और राज्य तीनों विषयों पे दोनों इस विषयों पे कानून बना सकते हैं। आपको अच्छी तरह से इन विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें कानून यूनियन लिस्ट बना सकती है यानी लॉ पास कर सकती है। दूसरा स्टेट लिस्ट पे कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे हम ये अक्सर पूछा जाता है कि ट्रेड और कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन ये किसका अधिकार क्षेत्र है कानून बनाने का, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कनकरेंट लिस्ट में भी आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन कौन से सिर्फ पे केंद्र, राज्य और ये दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। तो दैट्स ऑल टुडे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। थैंक यू।